Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. Audio video is clear. So in the last class we were discussing about मेरे ख्याल से admixture चल रहा था हमारा. We were talking about admixture. Admixture में सारे admixture कर लिए थे. एक आखिरी admixture बचा हुआ था हमारा. We have talked about plasticizer, super plasticizer, accelerator, reducer. Then accelerating plasticizer and retarding plasticizer. ये भी डिस्कस कर लिया था हमने. एक आखिरी टाइप का एडमिक्सचर बचा हुआ था, एंड टू बी मोर प्रिसाइज आखिरी टाइप का एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर बचा हुआ था, केमिकल एडमिक्सचर बचा हुआ था, विच इज एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर. तो हम जिस कैटेगरी की बात कर रहे थे वो कैटेगरी थी केमिकल एडमिक्सचर की. तो केमिकल एडमिक्सचर में आखिरी केमिकल एडमिक्सचर इज टर्म्ड एज एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर. जरा बताना नंबरिंग कैसे लिख रहे थे हम, हाउ द नंबरिंग वाज बीइंग मेंशन्ड. रोमन लास्ट क्या था, 5 6 कहाँ तक कर लिए थे, 4 हो गए थे. तो पांचवा एडमिक्सचर, पांचवा जो केमिकल एडमिक्सचर है इसको हम बोलते हैं एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर. सो एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर. नेक्स्ट ऑफ द एडमिक्सचर अवेलेबल इज टर्म्ड एज एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर. अब क्या है भैया इस कहानी एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर की, इसको भी देख लेते हैं, इससे भी डील करते हैं. एज द नेम सजेस्ट, ये वो एडमिक्सचर है जो कंक्रीट के अंदर एयर को इंट्रेन करा देगा. ये वो एडमिक्सचर है जो कंक्रीट के अंदर मिलियंस ऑफ एयर बबल्स को इंट्रेन करा लेता है. और जैसे ही मिलियंस ऑफ एयर बबल कंक्रीट के अंदर इंट्रेन होते हैं, कंक्रीट की ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है. ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट गेट्स मॉडिफाइड. तो जो मैं आपको व्हाइट कलर से बना के दिखा रहा हूँ ये एयर के बबल्स हैं. दीज आर द एयर बबल्स. तो ये वो केमिकल है जो कंक्रीट के अंदर मिलियंस ऑफ एयर बबल्स को इंट्रेन करा देता है. तो लो मिलियंस ऑफ एयर बबल्स को इंट्रेन करा दिया. अब जैसे ही ये एयर बबल्स आए कंक्रीट के वॉइड के अंदर, खूब सारी प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है हमारे कंक्रीट के. जो बची हुई जगह है उसमें क्या मिल जाएगा आपको, पानी मिल जाएगा. जो बची हुई जगह है उसमें आपको पानी मिल गया. लो पानी दिखा दिया, तो सारी चीजें दिखा दी है. अब देखो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करता है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट आर बीइंग मॉडिफाइड विद दिस. ये मॉडिफाई करता है हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी को. इट इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए दो एडमिक्सचर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर. उनका मैकेनिज्म क्या था. प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर ने इंट्रैप्ड वाटर को फ्री किया था, जिससे वाटर सीमेंट पेस्ट बढ़ गई थी, जिससे लुब्रिकेशन ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया था, जिसकी वजह से वर्केबिलिटी ज्यादा आई. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ मैकेनिज्म डिफरेंट है. मैकेनिज्म डिफरेंट है कैसे. ये जो हमारे एयर बबल्स हैं एग्रीगेट के बीच में काम करते हैं बॉल बेयरिंग की तरह. एवरीबडी इज फेमिलियर विद द बॉल बेयरिंग. तो ये जो एयर बबल हैं काम करने लग जाते हैं बॉल बेयरिंग की तरह, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं. जैसे एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर गए एयर के बबल, काम खत्म. कॉम्पैक्शन ही तो कराना है आपको, यू टू कैरी आउट द कॉम्पैक्शन, यानी फ्रिक्शन ही तो घटाना है. फ्रिक्शन घटा दिया हमने एयर बबल्स को इंड्यूस करा के. तो अभी भी पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन कम है, वर्केबिलिटी ज्यादा है, वर्केबिलिटी इज मोर. तो ऐसा करने से क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, तो वर्केबिलिटी इंक्रीजेस. क्लियर है चीज. नेक्स्ट, अगर मैंने एयर बबल्स को इंट्रैप करा दिया वॉइड्स के अंदर, कमेंट, कंक्रीट के अंदर जो वॉइड्स हैं वो कम हो गए या बढ़ गए. या ये बता दो डायरेक्टली, कंक्रीट की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. वॉइड्स बढ़ गए. व्हाट अबाउट द परमिबिलिटी, डायग्राम बना के भी दिखा रहा है. जब ये एयर बबल नहीं थे, ये सारा वॉइड था. इसके आने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा, या कम हो गई. ये तो आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी कर रखा होगा. दैट परमिबिलिटी ऑफ द कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन इंट्रैप्ड गैसेस. एक फैक्टर आता है इंट्रैप्ड गैसेस का. जितनी ज्यादा प्रेजेंस होगी इंट्रैप्ड गैसेस की, उतनी ही कम क्या होती जाती है, परमिबिलिटी होती जाती है. लेसर इज द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल. सेम कहानी है, इंट्रैप्ड गैसेस ही तो है. तो अगर इसकी वजह से परमिबिलिटी कम हो गई, फायदा है, वाटर टाइटनेस बढ़ जाएगी. दूसरा भी फायदा है,
रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग बढ़ जाएगी। बताया ना फ्रॉस्ट सेक्शन सीमेंट के अंदर सबसे पहला चैप्टर किया था हमने। तो फ्रॉस्ट सेक्शन तभी होता है जब पानी क्या कर पाए, फ्लो कर पाए, यानी मीडियम के पास पोरोसिटी हो और परमेबिलिटी हो। तो परमेबिलिटी छीन लिया आपने कंक्रीट से, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन बढ़ जाएगी। अगर वॉइड्स कम हो गए तो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वॉइड्स कम हो गए इसका मतलब वॉल्यूम चेंज कम, इसका मतलब श्रिंकेज कम, इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी विल इंक्रीज। पहले इस जगह पे पानी था, अब इस जगह पे हवा है। पहले इस जगह पे पानी था, अब इस जगह पे हवा है। कमेंट अपॉन दी डेड वेट, वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉस्ट कम हो गई आपके स्ट्रक्चर की, तो डिजाइनिंग सस्ती पड़ती है हमें, तो इट रिड्यूसेस द वेट। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहले क्या था, पहले था कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स में फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स में सीमेंट, सीमेंट के वॉइड्स में पानी। अब क्या हुआ, कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स में फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स में सीमेंट, सीमेंट के वॉइड्स में एयर बबल, एयर बबल के बाद जो वॉइड्स बचे उसमें पानी। इसका मतलब ग्रेडेशन इंप्रूव हुई, ग्रेडेशन इंप्रूव हुई। दूसरा ये जो एयर बबल्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, इसका मतलब मिक्सचर ज्यादा होमोजीनियस होता है। नाउ द मिक्सचर कम्स आउट टू बी मोर होमोजीनियस। If the mixture comes out to be more homogeneous, resistance against segregation and bleeding increases. अभी मेरे ख्याल से करवाइए नहीं, अभी आएगी आगे। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग करेंगे, कंक्रीट का पार्ट है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट। ब्लीडिंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ द सीमेंट स्लरी फ्रॉम द कंक्रीट। और ये दोनों चीजें तब होती हैं जब मिक्सचर मेरा नॉन होमोजीनियस हो। पर एयर बबल्स के आने से मिक्सचर की होमोजेनिटी बढ़ जाती है, होमोजेनिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या करती, बढ़ जाती है। इसका मतलब जितने फायदे सोच सकते हैं सारे फायदे देगा ये, एक को छोड़ के। क्योंकि एयर वॉइड है, जो एरिया बचा लोड के ट्रांसफर होने का वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एयर वॉइड्स है, जो एरिया बचा लोड के ट्रांसफर होने का वो कम हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसके ऐड करने से स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और स्ट्रेंथ कम होना कोई बड़ा इशू नहीं है। खूब तरीके हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के। कम हुई है ना, कंपनसेट करेंगे इसको, कैसे कंपनसेट करेंगे देखेंगे कंक्रीट में। इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे फैक्टर्स पता भी हैं आपको। स्ट्रेंथ कम हो रही थी, मैं एग्रीगेट को बदल दूंगा। कैसा एग्रीगेट यूज करूंगा, कमेंट अपॉन शेप। आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि ये एडमिक्सचर यूज करने से कम हो रही है, शेप बदल दो, एंगुलर यूज करो। कमेंट अपॉन टेक्सचर, कमेंट अपॉन टेक्सचर भैया रफ यूज करने लग जाऊंगा। कमेंट अपॉन ग्रेडेशन, वेल ग्रेडेड यूज करने लग जाऊंगा। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के तो खूब सारे तरीके मेरे पास, आई हैव सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। तो हाँ, एक ड्रॉबैक आती है, सवाल पूछेगा तो हम बताएंगे भैया इससे स्ट्रेंथ कम हो जाती, स्ट्रेंथ रिड्यूसेस। तो ये भी एक एडमिक्सचर है हमारा, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एडमिक्सचर व्हिच इज अवेलेबल। तुम नोट कर लो सारे पॉइंट, कैन मेंशन ऑल द पॉइंट्स। So we can say what? We can say these are the type of admixture. These are the type of admixture which entrains. These are the type of admixture which entrains millions of air bubbles. Which entrains millions of air bubbles. Millions of air bubbles in the voids of the concrete. Millions of air bubbles in the voids of the concrete. In the voids of the concrete, which act as a flexible ball bearing, which act as a flexible ball bearing, which act as a flexible ball bearing, जो काम करता है किसकी तरह, flexible ball bearing की, which act as a flexible ball bearing and slip pass over each other, and slip pass over each other, and slip pass over each other, thereby modify, thereby modify, thereby modify almost every property,
एवरी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी मॉडिफाई कर लेता है। इसीलिए आज के टाइम पे इसको यूज करते हैं पांचवें इंग्रेडिएंट की तरह। तो वो लिख सकते हैं these admixtures are nowadays used as fifth ingredient fifth ingredient in production of concrete. Fifth ingredient in production of concrete. In production of concrete. आज के टाइम पे इसको यूज करते हैं पांचवें इंग्रेडिएंट की तरह इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के अंदर चार तो पता ही हमें, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और पानी। उसके अलावा ये तो डलेगा। अच्छा, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करता है? These admixture affects following properties of the concrete. Following properties of the concrete. Following properties of the concrete. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे अफेक्ट डालता है ये? पहला, इंक्रीजेस वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट, increases resistance against freezing and thawing. Freezing and thawing. Freezing and thawing. Next. Reduces tendency of segregation and bleeding. So reduces tendency of segregation and bleeding. Next, reduces permeability. Reduces permeability. Next, और क्या करता है? Reduces unit weight. Reduces unit weight of concrete. कंक्रीट का यूनिट वेट घटा देता है। और क्या जानकारी दी थी? वॉल्यूम चेंजेस, ABCDEF, रिड्यूसेस वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंज घटा देता है और स्ट्रेंथ को भी घटा देता है। EFG, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑल्सो, reduces strength of concrete. सबके रीजन आपको पीछे बता दिए, रीजन फॉर ऑल आई हैव डिस्कस्ड। नोटेड? नोट कर लिया सबने? लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कौन कौन से केमिकल इसकी तरह काम करते हैं? कॉमनली यूज्ड एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। Air and training admixture includes
एडमिक्सचर इंक्लूड्स, कौन कौन से एयर रिटर्निंग एडमिक्सचर? पहला एल्यूमिनियम पाउडर, सो एल्यूमिनियम पाउडर बहुत बार पूछता है ये एल्यूमिनियम पाउडर के बारे में। नेक्स्ट नेचुरल वुड रेजिन, सो नेचुरल वुड रेजिन। नेक्स्ट ओलिक एंड स्टेरिक एसिड, ओलिक एंड स्टेरिक एसिड। नेक्स्ट प्लांट एंड एनिमल फैटी एसिड, plant and animal fatty acid, plant and animal fatty acid। next hydrogen peroxide, hydrogen peroxide। next है हमारा hydrogen peroxide। so this completes your entire story of air interning admixture। ये आपकी पूरी स्टोरी खत्म करता है एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर की। कोड मैंने सारे शेयर कर रखे हैं आपके साथ। So we have talked about cement, we have talked about lime, we have talked about mortar, we have talked about aggregates, we have talked about admixture। ये लास्ट पॉइंट था हमारा एडमिक्सचर का। सी रीड करना, ओलिक एसिड स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड स्टेरिक एसिड। डन, नोट कर लिया सबने? बैक स्लाइड, लो भैया बैक स्लाइड। चलो हो गया। एक्सेलेटर डालने से सेटिंग भी जल्दी होती है ना? किसकी किसकी सेटिंग जल्दी होती है? कंक्रीट की। चलो आगे बढ़ते हैं। वील कंटिन्यू। वापस दोनों अपनी स्टेटमेंट पढ़ना, क्या बोल रहे हो? कंक्रीट की सेटिंग जल्दी होती है। मिनरल एडमिक्सचर, पिछला लेक्चर देखो, बताया था उसके बारे में। मिनरल एडमिक्सचर उसके बगल में देखो, नोट्स अगर बनाते हो तो या लेक्चर खोल के देखना। मिनरल एडमिक्सचर बगल में लिखा था कुछ, और साथ में मेरे ख्याल से 3-4 मिनट की जानकारी भी दी थी उसके अंदर। ये पोदोलोना ही तो होते हैं मिनरल एडमिक्सचर। सारे पोदोलोना करा तो रखे, ऑल दी पोदोलोनिक मटेरियल वी हैव डिस्कस्ड। पोदोलोना क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है, सारी चीजें पीछे बता रखी है सीमेंट के अंदर। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी सिर्फ केमिकल पढ़ाया है आपने, क्योंकि मिनरल पहले ही पढ़ा दिया था। तो मिनरल पहले पढ़ा दिया, केमिकल अब पढ़ा दिया, खत्म हो गया एडमिक्सचर पूरा। तो मिनरल तो पहले पढ़ा ही दिया था ना। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वाटर। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन यानी अगला मटेरियल जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो पानी। अब है सबसे सस्ता, पर है सबसे इंपॉर्टेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कंक्रीट को बनाने में या मोटार को बनाने में। और आयरन ये सबसे सस्ता भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे सस्ता भी यही है। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट है? हम पानी को मिलाते हैं कंक्रीट बनाने में या मोटार बनाने में, रीजन बीइंग इट अंडरगोज रिएक्शन विद द बाइंडिंग मटेरियल।
जिसको हम टेक्निकली हाइड्रेशन बोल देते हैं। और उस हाइड्रेशन के टाइम पे क्या होता है, उस हाइड्रेशन के टाइम पे ही सारी प्रॉपर्टी आती है कंक्रीट और मोटार के अंदर। तो जितनी भी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हाइड्रेशन के टाइम पे आती हैं। हाइड्रेशन होता क्या है, रिएक्शन विद वाटर होता है, तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, बिना इसके रिएक्शन होगी नहीं। अब क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वांटिटी को बहुत ही ध्यान से ऐड किया जाता है। सो क्वांटिटी ऑफ द वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड इज वेरी केयरफुली रेगुलेटेड। क्यों, जितना रिक्वायर्ड है अगर आपने उससे कम पानी डाल दिया तब भी दिक्कत है, हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी। हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी, आपको ना स्ट्रेंथ मिलेगी ना वर्केबिलिटी मिलेगी। जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा मिला दिया तब भी दिक्कत है, देन ऑल्सो देयर इज एन इशू। क्यों, ये जो एडिशनल वाटर मिलाया आपने, ये सीमेंट में भी डिस्कस किया था। एडिशनल वाटर नाम क्या होता है इसका, जो हमने एक्सेस वाटर मिला दिया रिक्वायरमेंट से ज्यादा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और कैपिलरी वाटर क्या कर जाता है, वेपराइज कर जाता है। कैपिलरी वाटर वेपराइज कर जाता है, वॉइड छोड़ जाता है, जिससे स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया फिर से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कम डाला तब भी स्ट्रेंथ कम, ज्यादा डाला तब भी स्ट्रेंथ कम। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी को बहुत ही ध्यान से रेगुलेट किया जाता है। इट्स क्वांटिटी इज वेरी केयरफुली रेगुलेटेड। क्लियर चीज, मेंशन करो पहले तो जितना मैं बताया। सो फर्स्ट पॉइंट से पहला पॉइंट है, we'll say it is the most important, it is the most important ingredient required for the preparation of concrete, and least expensive too, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सस्ता है। नेक्स्ट, वाटर क्यों मिलाते हैं, water is added in concrete in order to undergo hydration with binding material. Hydration with binding material. Hydration with binding material. Hydration with binding material, which in turn impart desirable property in it. नेक्स्ट, जो भी क्वांटिटी डालनी है आपको पानी की वो ध्यान से रेगुलेट करनी है। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर required to be added is concrete is carefully regulated. क्यों, as if water added is less, क्या दिक्कत होगी, as if water added is less, it would form poor concrete. Poor concrete मतलब having low workability and low strength. Workability भी कम, strength भी कम. So having low workability and low strength. और अगर आपने ज्यादा मिला दिया, and if water added is more than required, it would also reduce the strength.
ज्यादा पानी डालने से वर्केबिलिटी नहीं बढ़ती बेटा. It would also reduce the strength. तो वर्केबिलिटी नहीं बढ़ेगी बल्कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. It would also reduce the strength. अब कैसे? 3 तरीकों से. इन फॉलोइंग वेज. एक तरीका तो मैंने बता ही दिया था आपको, बाकी 2 तरीके भी देख लेते हैं. इन फॉलोइंग वेज. कैसे ज्यादा पानी डालने से स्ट्रेंथ कम होती है? पहला, फर्स्ट, द एक्सेस वाटर वेपराइजेस. The excess water vaporizes. The excess water vaporizes, leaving behind air voids. Next, the excess water seeps through. The excess water seeps through formwork. पिक्चर निकाल देना इसकी एक बार. The excess water seeps through formwork, resulting in honeycomb structure. निकालना इसकी पिक्चर निकालना कॉलम की. कॉलम में दिख जाएगा आपको. कॉलम के नीचे ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है. और तीसरा तरीका, the excess water along with the cement rises to the surface and forms a layer termed as lightens. मिलेगा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आपको. फॉर्म अ लेयर टर्म्ड एज lightens. एक लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं lightens. termed as lightens that reduces the strength between two successive lift. अब देखो तीनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं. ट्राई टू रियलाइज ऑल द 3 पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या लिखा? ये तो समझ में आता है कि जो एक्सेस वाटर है वेपराइज कर जाएगा, खाली जगह छोड़ जाएगा, एरिया कम बच जाएगा, लोड के ट्रांसफर होने का स्ट्रेस बढ़ जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे फेलियर के. चांसेस ऑफ द फेलियर विल इंक्रीज. दूसरा तरीका, ये जो एक्सेस वाटर है सीप कर जाता है फॉर्मवर्क से, जिसकी वजह से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है. हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फिर से वॉइड्स ही हैं. इस बात को समझने के लिए डायग्राम देख लो. हनीकॉम्बिंग क्या होती है इस बात को समझने के लिए डायग्राम ही देख लो. पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी. यहाँ से यू विल गेट द क्लैरिटी वंस यू सी दी हनीकॉम्बिंग. ये हमारी हनीकॉम्बिंग होती है. अब पानी निकल गया, एक्सेस वाटर सीप कर गया, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन गया. अभी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मतलब क्या है? कांटेक्ट नहीं है हमारे एग्रीगेट बीच में. अगर कांटेक्ट नहीं है एग्रीगेट के बीच में भैया वॉइड ही तो है वो. और लोड बताया था ट्रांसफर कैसे होता है, ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से. तो पहले ये जगह कौन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ था? पानी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ था. पर ये एक्सेस वाटर निकल गया सीमेंट के साथ, छूट गया ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर भी ये हनीकॉम्बिंग की लेयर आई है चेक कर लो. इसका मतलब इस सेक्शन के क्रॉस जो एरिया बचा है लोड के ट्रांसफर होने का वो क्या हो गया? कम हो गया. इसका मतलब एरिया कम हो गया. इट मींस व्हाट? स्ट्रेस बढ़ जाएगी. सबसे पहले स्ट्रेस यहीं पे स्ट्रेंथ के बराबर पहुंचेगी. यहां से देख सकते हो, ये लो यहाँ पे तो लोड ट्रांसफर ही नहीं होगा, बस इसी रीजन से लोड ट्रांसफर होगा. लोड उतना का उतना, एरिया कम हो गया, स्ट्रेस बढ़ गई. इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर. तो कहने का मतलब है ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या कर देगा? घटा देगा आपके स्ट्रक्चर की. तो ये दूसरा तरीका भी समझ में आता है. दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड. तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो एक्सेस वाटर है ये सीमेंट के साथ राइज करके सरफेस पे पहुंच जाता है. अब समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं.
अब कॉलम है मेरा लेट सपोज 3.5 मीटर का, 3.5 मीटर की हाइट है कॉलम की, तो 3.5 मीटर की फॉर्म वर्क होती नहीं है जनरली। तो व्हाट वी डू, इसको लिफ्ट के फॉर्म में भरते हैं। तो एक लिफ्ट भरी, लेट सपोज 1 मीटर का फॉर्म वर्क है, तो 1 मीटर तक आपने कंक्रीट भर दिया। अब यही फॉर्म वर्क हटाओगे, यही फॉर्म वर्क हटाया, लो उसी फॉर्म वर्क को हटाया, उसी फॉर्म वर्क को हटाया और ऊपर यूज किया, उसी फॉर्म वर्क को हटाया, ये कास्टिंग हो गई है, ये कास्टिंग हो गई है। यहाँ पर हमने क्या किया था, ज्यादा पानी डाल रखा था, वो पानी राइज करते हुए आता है थ्रू कैपिलरिटी सरफेस पे अलोंग विद दी सीमेंट, और एक लेयर बना देता है जिसको हम टेक्निकली नाम देते हैं लाइटेंस का, विच इज टेक्निकली टर्म्ड एज लाइटेंस। लेयर बन गई लाइटेंस की। आपने दोबारा फॉर्मवर्क को लगाया, ले लो दोबारा ऊपर फॉर्मवर्क लगा के दिखाई मैंने, दोबारा फॉर्मवर्क लगाई, दोबारा कंक्रीट की कास्टिंग करी, दोबारा कंक्रीट की कास्टिंग करी, पर क्या हुआ, दो लिफ्ट के बीच में एक लेयर आ गई, ये वीकेस्ट प्लेन बन जाता है, इट्स द वीकेस्ट प्लेन बिटवीन द टू लिफ्ट। तो जैसे ही अगर लोड लगाओगे आप लेटरल डायरेक्शन में, इफ द लोड इज बीइंग अप्लाइड इन लेटरल डायरेक्शन, फेलियर इसी प्लेन के लॉन्ग होगा। तो इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ बिटवीन द टू सक्सेसिव लिफ्ट, दो सक्सेसिव लिफ्ट के बीच में स्ट्रेंथ घटा देती है लाइटेंस। हाउ इट कैन बी अवॉइडेड, वाह मेरे, मतलब क्या सवाल पूछा, मतलब मन खुश हो गया मेरा। मतलब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने ज्यादा पानी डाला अगर आपने ज्यादा पानी डाला तो उसकी वजह से ये होता है। ये बात खत्म होने के बाद बोलता है सर इसको कैसे अवॉइड करें, यही सवाल पूछा आपने। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि अगर आपने ज्यादा पानी डाला तो ये प्रोसेस हो जाएगी, दिस प्रोसेस विल हैपन। अब ये पूछ क्या रहा है, सर फिर इसको अवॉइड कैसे करें। तो देखो ये सवाल पूछा था आपने, कहने का मतलब बस पूछना है, कुछ भी पूछ डालो, और भैया पानी कम डालो ना। हो जाने के बाद, अब देखो दूसरा सवाल, हो जाने के बाद, तो मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं कि अगर गाड़ी तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो मर जाओगे। तो फिर बोला सर बचे कैसे, तो भैया गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी धीरे चलाओ भैया एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर बोलता नहीं सर मरने के बाद कैसे बचे। अब इसका आगे रिप्लाई आया, सर मरने के बाद कैसे बचे सर। तो ये चीज हो गई है, होने के बाद सर कैसे बचे हम, ये बताओ। नोट कर लिया सबने। हैज एवरी नोटेड। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपने ब्लीडिंग लाइटेंस से अलग कैसे, उसमें ब्लीडिंग तो मैंने बताई नहीं है, लाइटेंस मैंने जरूर बता दिया, अब ब्लीडिंग मैंने बताई नहीं, तो डिफरेंस कैसे बताऊं। जिस चीज को किया ही नहीं है उसके और इसके बीच में डिफरेंस भी पूछ रहे हो। मतलब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, मतलब ऐसे क्या, मतलब क्या दिक्कत है ऐसी, क्या दिक्कत है कि हर क्लास में मेरे को वही चीज रिपीट करनी पड़ती है। देखो एक चीज सोचो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मुझे पता है कि आपको किस किस चीज में डाउट आएगा, मुझे सब पता है कि आपको किस किस चीज में डाउट आएगा। तो जब मैं वो टॉपिक कराऊंगा अपने आप उस डाउट को क्लियर करता हुआ जाऊंगा। नोट करो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो भी पानी आप यूज करोगे कंक्रीट बनाने के लिए, वॉट एवर वाटर यू विल बी यूजिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कंक्रीट, उसकी क्वालिटी प्रिस्क्राइब्ड है, नेवर कोड, वो बता दूंगा मैं आपको, आई डिस्कस द क्वालिटी। पर अगर आपने उस क्वालिटी का पानी यूज नहीं किया, लेट सपोज इम्प्योर वाटर यूज किया, तो अगर आपने इम्प्योर वाटर यूज किया कंक्रीट बनाने के अंदर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वाटर विच इज हैविंग द डिजायर्ड क्वालिटी, जो डिफरेंस निकल के आना चाहिए सेटिंग टाइम के अंदर, इट शुड नॉट बी मोर देन +-30 मिनट, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। और जो डिफरेंस निकल के आनी चाहिए स्ट्रेंथ के अंदर, इट शुड नॉट बी मोर देन +-10%। 10% ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, 10% कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चीज? तो हमें एक रिक्वायर्ड क्वालिटी का ही पानी यूज करना पड़ेगा। अगर उस क्वालिटी का पानी यूज नहीं करते हो, कितनी डेविएशन परमिटेड है वो आपको बता दी, हाउ मच डेविएशन इज परमिटेड, दैट शुड बी नोन टू अस। So next point of reference. Next point says, water having prescribed quality must be used for the preparation of concrete. So water having prescribed quality must be used for the preparation of concrete. अब क्या क्वालिटी है, डायरेक्टली कोड में दी हुई है, टेबल बनाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कोड उठा लो डायरेक्टली, लो अपलोड कर दिया है। अब देखो फिर से ये क्या बोल रहा है, सर मैं घर से बाहर निकल रहा था, बारिश आ गई, तो बताओ मैं सूखूंगा कैसे। तो मैंने आपको बोला भैया पार्टी में आना है, बिल्कुल सूखे सूखे आना वहां पे, तो बोला सर बाहर निकला बारिश आ गई, कैसे सूखू। सो दिस इज द परमिसिबल लिमिट, ये हमारी परमिसिबल लिमिट है। सो परमिसिबल लिमिट ऑफ द different quality parameters in the water used for the preparation of concrete is this. तो आपको इसी क्वालिटी का पानी यूज करना है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द वाटर विच इज टू बी यूज्ड। अबे टेबल बना लेना आप, मैं अलग से टेबल बनाता वैल्यूज तो मैं यही डालता, कोई सेंस नहीं है वापस लिखने का। क्लियर है? तो भैया जब पानी मिल गया तो फिर थोड़ी ना कुछ कर सकते हो, ये जब पानी चला गया कंक्रीट के अंदर फिर थोड़ी ना निकल के बाहर आएगा। तो साइड पे हो जाता है, हाँ हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते, क्या करोगे बताओ। बाकी मेरे को ये समझ में नहीं आया कि साइड पे कंक्रीट कब खुले में बनाया जाता है। जब तुम ये बोल रहे हो साइड पे अक्सर ये हो जाता है, जरा मुझे बताना ऐसा कौन सा मिक्सर होता है जो खुला हुआ होता है, मतलब जिसका मुंह ऊपर आकाश की तरफ होता है। साइड पे तो मैं भी गया हूं, मुझे नहीं लगा कि भैया जो कंक्रीट का जो मिक्सर होता है उसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खोल के रखा हुआ हो आपने। साइड पे अक्सर बारिश तो होती है, पर साइड पे अक्सर ऐसा मैंने देखा नहीं है। तो जो कंक्रीट का ड्रम होता है, मिक्सर का जो ड्रम होता है, वो ऐसा कैसे, मतलब ड्रम को ऊपर काहे कर रहे थे? तुम खुद ही ड्रम को ऊपर करके बैठे कि नहीं हवा आए, खुला मौसम हो, और फिर बोल रहे हो सर बारिश आ गई। तो ऐसी कौन सी साइड पे देख लिया भाई तुमने? भाई अगर साइड पे फ्लैश रेन आ जाती है, भाई मिक्सर वैसे ही टिल्टेड होता है, उसको और नीचे कर दो भाई, मिक्सर को, नहीं जाएगी बारिश अंदर। साइड पे अक्सर हो जाता है। मतलब मैं तो कभी साइड पे काम ही नहीं किया ना।
तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी आपको बता दिए पीछे, दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू। ये प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी है हमारी। अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे? डिस्कस ये कर रहे थे स्लैब डालने का टाइम आ गया भैया, अच्छी बात है, स्लैब डालने का टाइम आ गया तो क्यूरिंग हो रही है। ये देखो फिर से उल्टा बोल रहा है, स्लैब डाल रहे थे ना, कास्टिंग के टाइम पे आया ना, अच्छी बात है। वैसे आपको पानी डालना पड़ता, बच गया। कंक्रीट की प्रोडक्शन तो हो गई ना आपकी, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब कास्टिंग कर रहे थे तब कर रहे थे ना, क्यूरिंग हो रही है आपकी फ्री में, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है, बारिश आ गई मेरा पानी बच गया, वैसे क्यूरिंग नहीं करते साइड पे तो। मतलब मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जो कंक्रीट में मिलाया उसको बनाने के लिए। ये बोल रहे सर स्लैब की कास्टिंग हो रही थी ना तब बारिश आ गई। अरे उस पानी की बात ही कौन कर रहा है यहाँ पे? सो लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया? इम्प्योर वाटर की बात करी थी, इम्प्योर वाटर की बात करी थी। सो if impure water is used, if impure water is used for preparation of concrete, for preparation of concrete, difference in setting time, difference in setting time between concrete prepared, between, अरे धन्य हुआ मेरा पढ़ाना, मैं 11 सालों से इसलिए तो पढ़ा रहा था कि 6 क्वेश्चन मार्क वाला आदमी को मेरा पढ़ाया वो पसंद आ जाए, इसलिए तो यही मेरी 11 साल की तपस्या पूरी हुई। So if impure water is used for preparation of concrete, difference in setting time between concrete prepared from impure and pure water, impure and pure water must not be greater than, must not be greater than plus minus 30 minutes. And difference in strength, and difference in strength, and difference in strength must not be greater than, must not be greater than प्लस माइनस 10%। तो ये अलग जानकारी दी थी आपको। नोट कीजिए। डन। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लास्ट पॉइंट बोल रहा है if seawater is used, if seawater is used instead of fresh water, instead of fresh water for preparation of concrete, for preparation of concrete, it reduces the strength, it reduces the strength by 10 to 20%.
but accelerates setting time slightly. सेटिंग टाइम को स्लाइटली एक्सेलरेट कर देता है। तो एक एडिशनल जानकारी और दे दी आपको, वन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। तो उसके अलावा अब जितनी भी चीजें चाहिए कंक्रीट बनाने के लिए वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। वॉट एवर इंग्रेडिएंट्स वर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट आर बीइंग डिस्कस्ड। सबको मिला दो कंक्रीट बन जाएगा। अब सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, पानी हो गया, एग्रीगेट हो गया, एडमिक्सचर हो गया। इन सबके मिक्सचर को हम बोलते हैं कंक्रीट। तो अगला बिल्डिंग मटेरियल आएगा। हाँ, तो बिल्कुल मना किया हुआ है, सी वाटर यूज नहीं करना है। अभी तो देखो पहला वर्ड ही क्या लिखा हुआ है, इफ सी वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्रेश वाटर, जहां पर एब्सेंस हो फ्रेश वाटर। मैंने ये थोड़ी बोला सी वाटर यूज करो, मैंने तो आपको जानकारी दी है। मैंने तो आपको जानकारी दी कि अगर सी वाटर यूज करोगे इतनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और सेटिंग टाइम एक्सेलरेट हो जाएगा, बस यही बताया। अभी इसका कंक्लूजन ये कैसे निकाला कि सी वाटर यूज करो? तो जहां पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता वहां पर सी वाटर मिला देते हैं, और साथ में इम्पैक्ट बता दिया है। इम्पैक्ट ये है कि भैया स्ट्रेंथ 10 से 20% कम मिलेगी आपको, ध्यान रखना है इस चीज का। सेकंड लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपने इस क्वालिटी का पानी यूज नहीं किया, ये प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी है, इस क्वालिटी का पानी यूज नहीं किया, आपने किसी और क्वालिटी का पानी यूज किया, तो जो सेटिंग टाइम का डिफरेंस निकल के आना चाहिए ±30 मिनट से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस निकल के आना चाहिए वो ±10% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये लो जूम कर दिया। करें, हो गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल is concrete, one of the most important amongst the all. So next of the building material is concrete. अब होता क्या है कंक्रीट? जैसे हमने मोटार के बारे में डिस्कस किया था, as we have discussed about मोटार, एग्जैक्टली उसी लाइंस पे आप कंक्रीट को भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? हमने बोला था कि मोटार एक पेस्ट होती है जो कब बनती है, जब आपने पानी को मिलाया एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन के अंदर इन द मिक्सचर ऑफ व्हाट, इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट। सेम कंक्रीट भी एक पेस्ट होती है। कंक्रीट भी एक पेस्ट होती है जिसको तब बनाया जाएगा जब आप पानी को मिलाओ, किसके अंदर? मिक्सचर के अंदर। किसके मिक्सचर के अंदर? इस बार बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। तो बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के मिक्सचर के अंदर पानी मिला दो, जो भी पेस्ट बनेगी उसे क्या बोल देंगे? जो भी पेस्ट बनेगी उसे हम बोल देंगे कंक्रीट। दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज कंक्रीट। तो सेम वैसे ही डिफाइन कर सकते हो जैसे हमने मोटार को डिफाइन किया, एग्जैक्टली सेम कहानी विद नो चेंज। So first point of reference, it is the term used to indicate the paste. It is the term used to indicate the paste.
formed by the addition of water, formed by the addition of water, formed by the addition of water in specified proportion, in specified proportion, in specified proportion, in mixture of what? In mixture of binding material, in mixture of binding material, fine aggregate, binding material, fine aggregate, coarse aggregate, coarse aggregate, admixture. So the term used to indicate the paste formed by the addition of water in specified proportion in the mixture of binding material, fine aggregate, coarse aggregate, and admixture. And admixture. इस पेस्ट को हम बोलते हैं कंक्रीट. तो सेम ऐसे ही मैंने मोटार में भी लिख के दिखाया था आपको पूरा. सो बाइंडिंग मटेरियल है, प्लस फाइन एग्रीगेट है, प्लस कोर्स एग्रीगेट है, प्लस एडमिक्सचर है. आपने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है. एडमिक्सचर के ऊपर स्टार लगाया क्योंकि अगर जरूरत पड़े तभी मिलाएंगे. किसको? पानी को इस मिक्सचर के अंदर. इसको हम क्या बोल देते हैं? कंक्रीट बोल देते हैं. दिस इज टर्म्ड एज कंक्रीट. क्लियर है पूरी कहानी? सेटिंग टाइम एक्सेलरेट होने के पीछे मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म बताई हुई है. अब आप खुद अपने मुंह से मैकेनिज्म बताओगे. सेटिंग टाइम एक्सेलरेट हुई. जरा 2-3 एग्जांपल बताना एक्सेलरेटर के. गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटर. कुछ एग्जांपल बता दो एक्सेलरेटर के. जो सवाल पूछ रहा है उसी को बताने दो ना. कैल्शियम क्लोराइड है, सोडा ऐश है, बिल्कुल सही बात है. कैल्शियम क्लोराइड, सोडा ऐश. सोडा ऐश मतलब सोडियम कार्बोनेट. चलो, और सिलिकेट है, फ्लोरोसिलिकेट है. चलो ठीक है. सी वाटर और फ्रेश वाटर में डिफरेंस क्या होता है? सॉल्ट ज्यादा होते हैं. अच्छा, सॉल्ट ज्यादा होते हैं. ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्ट ज्यादा होते हैं. तो मेरे ख्याल से आ गया होगा मैकेनिज्म समझ में. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेम कहानी जो हमने मोटार में कर रखी है. 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट. मोटार के अंदर क्या बताई थी? 1.25. तो जैसे ही आप पानी मिलाओगे किसके अंदर? 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट के अंदर. ड्राई कंक्रीट का मतलब क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, एडमिक्सचर है. इसमें जब पानी मिलाओगे, पानी जाके कौन सी जगह ऑक्यूपाई करेगा? जो हवा ने कर रखी थी. दूसरा, जब मिलाओगे कुछ एयर एक्सपेल भी कर जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो ड्राई कंक्रीट के सामने वेट कंक्रीट का वॉल्यूम क्या मिलता है? हमें कम मिलता है. 1.53 का फैक्टर कैसे आया? इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. क्लियर है चीज?
प्रॉब्लम भी कर सकते हो उसके ऊपर, जैसे आपने मोटार के ऊपर सवाल किया था, टाइम है, चलो एक सवाल जितना तो टाइम है ही, कर लो, एक सवाल हो जाएगा। कंप्यूट दी number of compute the number of cement bags, volume of sand and coarse aggregate required for 7.5 meter cube of concrete having design mix of design mix of 1:2:4 by volume। कैलकुलेट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा था जो अभी आपने जो एडमिशन वाली लिखवाया था लास्ट वाला ईयर इंटर्न हम्म ईयर इंटर्न एडमिशन, इसमें सर जब हवा यानी कि एयर बबल जब ऐड होंगे तो उसके बाद जो वाटर कम कैसे होगा? पहले हवा की जगह क्या था? वॉल्यूम फिक्स है। जी पहले हवा की जगह वॉइड्स में पानी था पूरा, जी सेम वैसा ही बगल में बना के दिखाया, वॉल्यूम वही है कंक्रीट का। लो, अब एयर बबल ने जगह ऑक्यूपाई कर ली, बताओ पानी कितना होगा? लेकिन सर बाद में वेट कम हो गया ना। तो उससे क्या मतलब है? अब दूसरा पॉइंट क्यों जोड़ रहे हो बीच में? हाँ, वेट कम हो गया, उसके आपके पहले सवाल से क्या लेने देना? आपने तो ये बोला ना पानी कम कैसे हुआ। जी मतलब जो पानी कम हो वो बाहर चला गया, उसी से तो वेट कम हुआ होगा। नहीं, पानी तो हवा आई है इसकी वजह से हुआ है। वॉल्यूम तो सेम रखा ना दोनों का मैंने। जी तो अगर मैं एयर इंटरनिंग एडमिशन नहीं डालता, उतना ही वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बनाता, एयर इंटरनिंग डालने के बाद उतना ही वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बनाया, तो पानी कम है इसके अंदर, क्योंकि जी। इसमें वॉइड कम है। एयर वॉइड इज लेस, यहाँ वॉइड ज्यादा है। फिर उसके बाद सर वेट कैसे कम हो गया? अरे अब हवा का वेट कम होता है ना पानी से, पहले पानी था यहाँ पे, मान लो ये 2 मीटर ओ क्यूब है, जी 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 जी। ये अब बचा है सिर्फ 0.5 मीटर क्यूब, तो 1.5 मीटर क्यूब पहले पानी ज्यादा था, अब 1.5 मीटर क्यूब हवा है। हवा 1000 गुना हल्की होती है पानी से, जी क्लियर हो गया, थैंक यू तो सर। वेट कम हो गया कंक्रीट का। तो पहले दो जी मीटर क्यूब थैंक पानी यू था, सर। 0.5 मीटर क्यूब पानी है। पहले हवा 0 थी, अब हवा 1.5 मीटर क्यूब है, तो 1.5 मीटर क्यूब हवा 1.5 मीटर क्यूब पानी से 1000 गुना हल्की होगी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। आ रहा है सबका रिजल्ट? 48 48 48 48 48, तो ठीक है, सबका यही होगा। सॉल्व करके दिखाना है किसी के लिए? सॉल्व करके दिखाना है क्या किसी के लिए? सेम वैसी एप्लीकेशन है जैसे हमारे मोटार के अंदर थी, सबका सेम ही आ रहा, तो ठीक है। एवरीबॉडी इज गेटिंग द सेम रिजल्ट। ठीक है। चले आगे। थैंक यू एवरीवन।